अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आज बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के दावे और आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने वाले मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तहकीकात कर रहा है। आज तहकीकात के दौरान सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की हदूद में वाक़े पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना किया गया, लेकिन पोस्ट बॉक्सेस के एतराफ़ में मौजूद बेशतर CCTV कैमरास ख़राब पाए गए। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल ज़राए से तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। इलाके में वाक़े दुकानों और दफातर में काम करने वालों से भी तहकीकात की जा रही हैं। सैटेलाइट टाउन और रावलपिंडी पोस्ट ऑफिस के तमाम अमले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मौसूल होने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात भी जारी है। ज़राए के मुताबिक CTD की टीम तहकीकात कर रही है। 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। CTD टीम तहकीकात के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद चली गई। इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का मुशाहिदा कर रही है। ज़राए के मुताबिक खतूत से बरामद होने वाले पाउडर की जाँच की जा रही है। खतूत कल 11:15 के बाद या के बाद दीगरे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल हुए थे। इस हवाले से आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास के दौरान कहा कि जजेस को मौसूल होने वाले खतूत पर तहकीकात करवाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, उसमें मशकूक पाउडर सारी बातें सामने नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त की तहकीकात के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी की मशावरत और इजाज़त से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया था, मगर बाद में उन्होंने माजरत कर ली। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया और साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनको भी हमने नोटिफाई किया, लेकिन बाद में बावजूद चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर दिया और उसके बाद परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है और अब प्रोसीडिंग्स उसकी कल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इसको डील कर रही है इस मामले को। बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और उसके बाद फिर उसमें ये तब्दीली आई। इस मामले पर आज इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर समाअत करेगी। हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा परसों बुशरा बीबी और इमरान खान ने दावा किया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। इस हवाले से आज उमर अयूब ने फिर दावा किया कि बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया था, उनका टेस्ट होना है। बुशरा बीबी उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो। मगर आज जब इमरान खान से मुलाकात के बाद उमर अयूब बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का दावा कर रहे थे, तो इससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ, जिनका नाम खुद इमरान खान ने दिया था, उन्होंने बुशरा बीबी का मुआयना किया और इसके बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोई तस्दीक नहीं हुई। 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उस वक्त इल्म नहीं कि क्या हुआ था। बुशरा बीबी को आज मैं सुबह मिला हूँ और उनका मुआयना किया है। बुशरा बीबी की अभी तो तबीयत ठीक है। 2 महीने पहले उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई थी, खाने के बाद उनको कुछ खाने में तकलीफ हुई थी, खाना निगलने में मुश्किल हो रही थी, भूख ख़राब हो गई थी, थोड़ा वज़न भी कम हुआ उनका। उनको फ़िक्र थी कि खाने में मिर्चें ज़्यादा थीं या कुछ खाने से कोई ताल्लुक था उस तबीयत ख़राब होने का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्ते के बाद वो सिम्टम्स ठीक हो गए। कोई जहर देने के या स्लो पॉइजन की भी कई बातें हैं, तो क्या इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं कन्फर्म? कुछ नहीं जी, ऐसा कोई चीज़ कन्फर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले जैसे मैंने कहा तबीयत ख़राब हुई थी उनकी अचानक। इस उम्र में हमेशा बेहतर होता है कि टेस्ट कर लिया जाए देखने के लिए, लेकिन पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिकली हम टेस्ट नहीं कर रहे। इस मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक़ अफ़वाह दम तोड़ गई है।
खुशाइंद है कि डॉक्टर आसिम साहब जो फिजिशियन हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है और जो एक अफवाह सी चल रही थी वो दम तोड़ गई है और उन्होंने इस हवाले से टीवी पे इंटरव्यू भी दिया और कहा कि वहाँ पे उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कुछ सेहत की खराबी का मामला हो। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। असद कैसी ने कहा कि ईद के बाद भरपूर तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। इस हवाले से अलायंस बन गया है जिसमें PTI, जमात इस्लामी, MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल शामिल है। ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक। तो ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। और सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अलावा JUI ने भी ईद के बाद एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा से। मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो अभी चंद दिन पहले तक सूरत हाल सामने आई है, हुकूमत बन गई, बहुत तनकीद हुई इलेक्शन के बाद, फिर भी वो हुकूमत साजी में कामयाब हुई सियासी जमातें। जजेस की तरफ से ख़त लिखा जाना, मदाखलत हो रही है, उनको ये ख़त मौसूल होना जिसमें मशकूक मवाद पाया गया और धमकी देने की कोशिश की गई, ये सारे मामलात और फिर अब अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ आएंगे। इस नई बनने वाली हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं ईद के बाद। शामी साहब देखिए जुनैद साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि ये हुकूमत जो है इसको बड़े चैलेंज दरपेश हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन असम्बलियाँ जो हैं, जब उनमें हुकूमत बन गई है, बल्कि सारी हुकूमतें बन गई हैं, चारों सूबों में भी हुकूमतें बन चुकी हैं, मरकज़ में भी हुकूमत बन चुकी है और ये जो जमातें तहरीक चलाने का ऐलान कर रही हैं, इनकी नुमाइंदगी भी असम्बलियों में है, ये असम्बलियों में मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो PTI के पास है। तो ऐसे में अब ये तहरीक किस तरह चलाएंगी, इनका क्या मुतालबा होगा और किस तरीके से ये अपने मुतालबे को आगे बढ़ाएंगी, इस पर तो गौर करना पड़ेगा। अभी ये जमातें इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने एक विश लिस्ट तो जारी की है, लेकिन ये वादे नहीं किया कि उनकी तहरीक किस तरह चलेगी और वो किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो जमातें इकट्ठी हुई हैं उनके साथ उनका राब्ता नहीं है या उनका इत्तेहाद नहीं है। तो बहरहाल ये एक अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी होती हैं और आईन और कानून के दायरे में रहकर अपने जज्बात का इजहार करती हैं तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं और फिर जिस तरह अदालतों के बारे में शिकायत आ रही हैं उसका अदाला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये मामला अपने हाथ में ले लिया है तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो लोग सारे जो हैं उनकी निशानदेही हो सकेगी और आइंदा के लिए हम सद्देबाप कर सकेंगे कि हमारे अदालती अदारों को कोई दबाव में ना ला सके, खा वो सोशल मीडिया के मुहिमबाज हों या कोई अदारों में बैठे हुए लोग हों या कोई और अनासर हों। हमारी अदलिया को किसी भी दबाव के बगैर और किसी खौफ के बगैर अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, अब जो अदालतों में ज़ेर समात हैं, तो उनको कुछ रिलीफ मिल भी रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ ज्यादती अगर उनके साथ हुई है तो उसका अदाला होने की सूरत भी हो रही है। तो मेरा ख्याल के जो भी मामलात होंगे, अगर वो कानून के दायरे में हों, अदालतों में हों, पार्लिमानी अदारों में हों या सड़कों पे भी हदूद व क़यूद में हों, तो फिर तो उससे हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर सकेंगे, वगरना गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और उसमें फिर सबका नुकसान भी हो सकता है। आसमा साहिबा, इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं और जो नए मामलात उठे हैं, ख़ास तौर पर जिसका हमने इब्तिदा में जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा जाना, फिर जजेस को धमकी आमेज़ खतूत मिलना और अदलिया में मदाखलत का इल्ज़ाम, इस पर मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ कब तक चल सकता है? जब वो सिर्फ माजी के हवाले देते रहेंगे कि माजी में भी तो ऐसा होता रहा, तब आप कहाँ थे, तब क्यों आवाज़ नहीं उठाई, जिस पर सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे, तजज़ियाकार आवाज़ उठा रहे, लेकिन हुकूमत जिसके पास अब इंतज़ामी इख्तियार है वो कब तक यही उज़र दिफा में पेश करती रहेगी?
जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरा ख्याल है कि ये अपने अपने जो उनको सूट करता है सच, वो उसका ही दिफा पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो करती हैं और करती रही हैं। मसलन एक दौर में जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था और उसके ऊपर इमरान खान साहब पूरी तरह से उसका दिफा करते थे, टीवी प्रोग्राम्स में कहते थे और उनको लगता था कि ये रेफरेंस बिल्कुल दुरुस्त आया है, ये आना चाहिए था। उन्होंने नहीं पूछा कि डाकखाना कौन सा था, उन्होंने नहीं पूछा कि ये इसके पीछे कातिब कौन है, उन्होंने नहीं पूछा कि ये किसकी इमा पे हुए लिखा गया है या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। एक डाकखाना उनका और सदर मुमलिकत उस वक्त के जो थे उनका इस्तेमाल हुआ और वो रेफरेंस जो है वो दाखिल हो गया। उसकी आज तक जो है वो बाज़गश भी है और उसके साथ साथ किसी ने इसके ऊपर माफ़ी भी नहीं मांगी कि वो गलत रेफरेंस जो था वो दायर किया गया था। तो उस वक्त वो दिफा करते दिखाई देते थे और आज जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन जो आज की हुकूमत है वो कल की बात करती है मगर आज की बात नहीं करती है। तो जिसको जो कुछ पसंद होता है वो अपने हिस्से का उस हवाले से निकालते हैं। ये एक रियलिटी है कि जज साहिबान ने 6 जज साहिबान को इस बात के ऊपर शदीद शिकायत हैं कि उनके काम में इंटरफेरेंस हुई है। वो अब हुई है, 2023 में हुई है, 2022 में हुई है। इसका तयन जो है वो ज़रूरी है और होना चाहिए। उनको इस बात के ऊपर भी शिकायत है कि उनके घरों की या बेडरूम्स की या उनके ड्राइंग रूम्स की जो है वो सर्विलेंस होती रही है। ये भी एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, इसका भी तदारुक होना चाहिए मगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। मेरा ख्याल है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर हम किसी तरीके से भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तहकीकात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अब ये गैलरीज़ के साथ खेलने की बजाय जो भी इसके साथ गैलरीज़ पे खेले उसको मना किया जाए या उसको रोका जाए और इसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन भी बिठाया जाए जो कि पहले की जो शिकायत हैं उनको भी अजाला करे और जो इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट बैठी है वो इसको किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। एक बहुत दिलचस्प इसके अंदर पहलू आ सकता है आगे जाके, हो सकता है कुछ लेजिस्लेशन करनी पड़े, हो सकता है इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लानी पड़े और अगर वो ज़रूरी हैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, इसी तहरीके इंसाफ को उसमें इस्तेमाल किया जाए, इसी पाकिस्तान के सियासी सेटअप को, इसी निज़ाम को, इन्हीं लोगों को पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को देख के वहाँ पर एक पॉलिसी या एक कानून साजी की शक्ल में जो पॉलिसी है वो देनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट देना चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए। दुरुस्त बात आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है कि वो कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाया जाए ताकि ये जो शिकायत पुरानी हैं, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट्स की हैं या नए लोगों की है, ये सब जो है ये इसका अजाला किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि जो मुझे पसंद है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू किया जाए। इस तरह से मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। जी शामिल साहब, इंतखाबात से पहले तो ये बात कही जाती थी कि नून में से शी निकलेगी, वैसा हो नहीं सका, लेकिन अब नई हुकूमत बनने के बाद ये महसूस होने लगा है कि एक मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है और एक मुस्लिम लीग नून बाहर भी है हुकूमत से। राना सनाउल्लाह साहब के बयान आपके सामने हैं, साद रफीक साहब हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए अभी तक किसी तरह से तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ जो दावा करते हैं कि वो चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, मईशत पे उनकी तवज्जो होगी, उन सब से वो निपट सकेंगे जब इस तरह के हालात हैं कि उनके अपने सफ़ों में मौजूद लोग भी तनकीद कर रहे हैं नए हुकूमती सेटअप पे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग नई काबीना में शामिल किए गए जिनकी बहुत तारीफ़ हो रही है, जिनसे ये उम्मीद बांधी गई है कि वो वाक़तन मसाइल का हल तलाश करके इस मुल्क को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करेंगे। देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून में बड़े बड़े बाज़ लीडर जो हैं वो इलेक्शन हार गए हैं और वो पार्लियामेंट से बाहर हैं। तो जब पार्लियामेंट से आप बाहर होते हैं और हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर आपके जज्बात कुछ और होते हैं और उनका इजहार भी होता है। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है तो ये समझे कि आप नई मुस्लिम लीग ने जन्म लिया है। कई नए चेहरे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में जलवागर हुए हैं या उसकी हुकूमत में मौजूद हैं और मौसर हैसियत में मौजूद हैं। तो ये एक मगर ये है कि ये अब एक हालात जो है उनका एक जबर है। और मगर असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो मामला है उस पर भी काबू पाना चाहिए उसको। और नवाज शरीफ साहब का फर्ज है और शहबाज शरीफ साहब पर भी लाजिम है कि अपनी जमात की सफ़ें जो हैं उनमें भी तरतीब पैदा करें। लेकिन उससे आगे बढ़ के जो ज़रूरत है, देखिए आज 4 अप्रैल है और आज के दिन भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। आज हम वो दिन मना रहे हैं और बिलावल भुट्टो तकरीर भी किया उन्होंने और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवक्को लगा के बैठे हैं कि उनकी अशोई हो और वो अदालत हो।
लेकिन मसला ये है कि 4 अप्रैल को जब ये हादसा हुआ था 1989 में, तो उस वक्त भुट्टो साहब एक तरफ थे और उनकी मुखालिफ सियासी जमातें एक तरफ थीं, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। भुट्टो साहब के इंतकाल पर कोई हर्फ ताज़ियत अदा नहीं किया था उनके मुखालफिन ने, कोई उनका जनाजा पढ़ने नहीं गया था, कोई उनकी ताज़ियत करने नहीं गया था। इतनी महाजराई जो थी, ये हमारी सियासत में आज एक दूसरे तर्ज पे वही महाजराई मौजूद है। एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ दूसरी जमातें हैं, और एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स अब जितनी भी कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जितनी भी कर लें, जब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, पॉलिटिकल लोग अपने एटीट्यूड को तब्दील नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, ये अहद नहीं करेंगे कि वो खुफिया अदारों के साथ मिलकर एक दूसरे को तहत करने के मंसूबे नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम वो जमहूरियत इस मुल्क में हासिल नहीं कर सकेंगे जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिस पर हम जोर देते हैं, जिसका हम मुतालबा करते हैं। तो बुनियादी जो मर्ज है वो हमारे सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों के अंदर है, उन्हें उसको दुरुस्त करना होगा, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना होगा, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक देना होगा। अब शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, जो भी इस हकीकत का जल्द इदराक कर लेगा, हम उसी को सलाम करेंगे और उसकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। ठीक, असमा साहबा, इब्तदा में शामी साहब ने ऑपोजिशन की अहमियत पर बात की, और कोई भी जमहूरी अमल मुकम्मल नहीं है ऑपोजिशन की मौजूदगी के बगैर। तहरीक इंसाफ जिसने बहुत बड़ी तादाद में वोट हासिल किए और इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद कामयाबी हासिल की, अब आपको लगता है कि वो एक मुकम्मल तौर पर एक जमात के तौर पर किरदार अदा करने की पोजीशन में आ सकेगी मुस्तकबिल करीब में? जिस तरह असद कैसर अब इत्तेहाद का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जमात के लोगों में किस हद तक इख्तलाफ है आपके सामने है। हामिद खान कह चुके कि वो तो शेर अफजल मरवत और दीगर जो वकला शामिल हैं, नईम पंजोता को ये नाम लिया कि उनको जानते नहीं हैं। शेर अफजल मरवत कह चुके हैं कि हामिद खान से उनकी बनती नहीं है, अगर वो मुझे कुछ कहेंगे तो फिर उसका जवाब भी उन्हें मिलेगा। और फिर हर कुछ दिन के बाद खबर आ जाती है कि किसी को ओहदे से हटा दिया गया, किसी को जिम्मेदारी दे दी गई, किसी से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। इस सूरत में तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर किरदार अदा कर सकेगी, आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल जी कि वो एक जमात के तौर पर काम कर सकेंगे या एक पार्लियामान के अंदर भी। इवन कल आप देखा कि उमर अयूब साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया गया, लेकिन किस उसके ऊपर आज़ाद उम्मीदवारों के या आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर वो होंगे। आज़ाद अरकान का मतलब ये है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जो लोग हैं वो जब चाहेंगे अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक या गैर मुताबिक वो दूसरी तरफ भी बैठ सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं और अपनी जो लाया अमल है वो बना सकते हैं। उनके ऊपर कानूनी कदगन कोई नहीं होगी और इसके लिए कोई रुकावट नहीं हुई है। मसलन उमर अयूब साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरी अभी एक मामला जो है वो चल रहा है और उनकी मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी वो रहेंगे और पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर आने के लिए भी वो जो है वो पर तोलेंगे। लेकिन जो जिस किस्म के इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जन्म ले चुके हैं, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ही ख़तरा है। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया है। तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया के बलबूते के ऊपर सियासत करती है और सोशल मीडिया के अंदर अब उनके एक तफरीक नज़र आती चली जा रही है, एक तकसीम जो है वो नज़र आ रही है। वो बयानियाँ जो कि सोशल मीडिया पे कोई एक शख्स देता था, बहुत सारे शख्सियात हैं जो कि दे रही हैं। बहुत मकबूल और है, लीड और कर रहा है, गाइड और कर रहा है। खान साहब के जो फैसले हैं वो क्या हैं, वो जो उनसे मिलने के लिए जाता है वो उसी तरह के फैसले लेके आज चला आता है। तो एक तरह से एक यूनिटी है उनके अंदर, उसका एक फुकदान भी है, लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे उनके जो मफरूर या रूपोश लोग थे वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं से उनको ये लग रहा है कि एक आसानी उनके लिए पैदा हो रही है तो वो मंजर आम पर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि वो बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, तहरीक इंसाफ इसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं है और ना ही इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर बात
करेंगे कि वो चीज़ों को आगे लेके बढ़े। उनका अगर यही मकसद होता कि वो मामलात को आगे लेके बढ़े तो शायद इलेक्शंस के फ़ौरन बाद बहुत सारे जो मामलात थे उसमें वो बैठते और साथ में उनकी जमात बैठती और वो इसके ऊपर बातचीत करते। लेकिन आपने देखा है कि एक मरतबा फिर कंसंट्रेशन की तरफ एक उनके लीडर जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो दूसरे मामलात आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ मुझे नहीं लगता कि वो मेज़ के ऊपर बैठने के लिए डायलॉग के लिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और कराची शहर पाकिस्तान का माशी हब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जराइम का गढ़ बनता जा रहा है और हुक्मरान और इदारे इन जराइम का खात्मा करने की बजाय इसके जवाब तलाश कर रहे हैं। शहरी इस वक्त जराइम का शिकार बन रहे हैं और इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। सूरत हाल है क्या, देखिए इस प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के शहरी रमज़ान के महीने में भी महफूज नहीं है। इस वक्त मसला सिर्फ लूट मार में इजाफे का नहीं बल्कि लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग और कत्ल के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। रमज़ान में अब तक 13 शहरी लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। शहर में लूट मार और कत्ल के वाक़यात पर अब शहरियों के सब्र का पैमाना भी लिबरेज हो गया है। लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज भी किया है। गुज़श्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज किया गया जिसमें मकतूल नौजवान अली रहबर के लवाहिकीन भी मौजूद थे। कल शाम शहर में 1 घंटे के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान, जबकि अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से जमात इस्लामी के बुजुर्ग रुकन हामिद अली जाँ बहक हो गए। पावर हाउस के करीब डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले नौजवान के वर्सा और इलाका मकीनों ने थाना बिलाल कॉलोनी के बाहर एहतजाज किया और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसके अलावा आज सुबह सुपर हाईवे जमाली पुल पर इलाका मकीनों ने लूटमार की वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया और हाईवे ब्लॉक कर दी। कराची में जनवरी से अब तक डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 52 हो गई है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 35 अफराद मारे गए थे। एक तरफ कराची में डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, डकैती के दौरान कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं, शहरी परेशान हैं और इन हालात में सिंध हुकूमत मामले की संगीनी को समझने और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की बजाय इसका इल्ज़ाम मीडिया पर लगाकर चोरी और डकैतियों को मामूल की बात करार दे रही है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अभी सूरत हाल 2008 और 2013 से बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हुए कह दिया कि अमन अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज़्यादा ख़राब हुई। दूसरी तरफ MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और किसी ने नोटिस नहीं लिया तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे। दिन दिहाड़े खुले आम जराइम हो रहे हैं और हुकूमत कहती है कि मीडिया इसकी हाइप बना रहा है, यानी सियासी जमातें बयानबाजी में मसरूफ़ हैं। कराची के शहरी जराइम पेश अफराद के रहमो करम पर हैं। इसी दौरान IG सिंध गुलाम नबी मेमन का भी बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डालना ज़्यादती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कसूरवार है। मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि जब आप ये बात करते हैं तो पुलिस उसमें सिर्फ पुलिस कसूरवार नहीं है, ये पूरी सोसाइटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं वो उस सिस्टम का जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करता हूं कि इसको ठीक होना चाहिए और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे कि इसको ठीक करें। ये हमारा फ़र्ज बनता है और लोगों का हक बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो ये जो पूरा मलबा है पुलिस पे डालना, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया गया तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना दे देंगे। अवाम को अब निकलना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह अनकरीब एक लाएअमल का ऐलान करेंगे और ईद के बाद स्ट्रीट क्राइम पर अगर ये काबू हुकूमत ने नहीं पाया तो हम CM हाउस के ऊपर एक तवील धरना देंगे। 10 साल पहले गैंग वॉर और सियासी फिरकावाराना टारगेट किलिंग के वाक़यात का हवाला देकर वज़ीर दाखिला सिंध आज होने वाले वाक़यात का जवाब पेश कर रहे हैं और वज़ीर आला निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कराची के अवाम फिर भी अपनी हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत की तरफ ही देख रहे हैं। अब तक किया क्या गया है, हम इसी के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सुलेमान से। राहील, ये बात सही हो सकती है कि एक इदारे पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, लेकिन जिसकी भी बुनियादी जिम्मेदारी है उसमें अब तक आपके इल्म में क्या इक़दाम किए गए हैं? पुलिस ने क्या किया है, हुकूमत ने क्या किया है इन जराइम को रोकने के लिए? बुनियादी तौर पर तो पुलिस की सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं कि जराइम होने के बाद मुजरिमों को ढूंढे और उनको सज़ा दिलवाने में किरदार अदा करे, जराइम होने से पहले भी उनकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं।
देखिए बिल्कुल जुनैद, आपने बात बिल्कुल सही की है कि सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुलिस, रेंजर्स और कानून ऑफिस करने वाले दीगर इदारे इस शहर में मौजूद हैं। तो हर एक की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। पुलिस इसलिए कि पुलिस पब्लिक डीलिंग करती है, पुलिस जो है वो सबसे पहला इदारा है वो, तो क्योंकि लोग जो है सबसे पहले उसी के पास ही जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आती है रेंजर्स, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा हो गए इसी शहर में मौजूद है, लेकिन जो है उनके पास कभी मैंडेट का इशू आ जाता है या कभी कोई और इशू आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। कभी एक मुलजिम पकड़ते हैं, कभी 2 मुलजिम पकड़ते हैं। अगर हम ओवरऑल बड़े कैनवस में बात करें तो तमाम ही इदारे जो भी इस शहर में अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस तरह से कोई भी 2-4 हज़ार, चंद हज़ार रुपये के मोबाइल के पीछे अपनी जान गंवा दे, ये किसी सूरत भी जो है वो किसी भी सिक्योरिटी इदारे के लिए ये बेहतर पोजीशन नहीं है। पुलिस इसलिए कि उसके पास FIR के इख्तियारात होते हैं, उसको प्रोसिक्यूशन के इख्तियारात होते हैं। इसी वजह से जो वो पुलिस भी पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वही जो है वो शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पुलिस ने इस वक्त जो है मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। अभी जो नए IG सिंध आए गुलाम नबी मेमन, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का मौजूद है, उसमें एक नए SSP को तैनात किया, जबकि उसके साथ साथ उनके एक नई टीम बनाई है जो कि 67 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल है। डकैती के दौरान मज़ामत पर जो भी मर्डर होगा वो केस अब थाने के बजाय ऑटोमेटिकली इस यूनिट को शिफ्ट हो जाएगा और यही यूनिट जो है अब तफ्तीश करेगा। लेकिन ये यूनिट अभी चंद ही रोज़ हुए हैं इसको बने हुए, और ये कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। लेकिन डाकू जो है वो मुसलसल शहरियों के साथ उसी तरह से वारदातें कर रहे हैं, जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं। पूरा शहर उनके लिए बिल्कुल खुला है, बिल्कुल आज़ाद है। उनके दिलों में किसी भी किस्म का पुलिस, रेंजर्स या कानून ऑफिस करने वाले दीगर इदारों का कोई डर खौफ मौजूद नहीं है। शहर के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि हॉट स्पॉट है, जहाँ पे वारदातें जो है वो कंटिन्यू मुसलसल होती हैं, जिनमें शहर का सबसे मारूफ इलाका गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आते हैं। इसी तरह औरंगी टाउन है, शुजानी टाउन है, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, यहाँ का तो हाल ही बुरा है। यहाँ पे तो कई सड़कें, कई गलियाँ ऐसी हैं कि जिनमें लगातार 2-2 दिन तक वारदातें हुई हैं। इसमें नॉर्थ कराची के इलाके में एक चंद रोज़ कबल जो है वो एक दुकानदार भी डकैती के दौरान मज़ामत पर मारा गया था, उसका मुलजिम भी जो है वो पुलिस मुकाबले मारा जा चुका है। अब से कुछ देर पहले भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 2 डाकू हलाक हुए। लेकिन ये सिचुएशन कोई आइडियल नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोसिक्यूशन को जो वो जिद्दत के तहत उसको हम आंग, उसके जिद्दत के तकाज़ों के मुताबिक उसको हम आंग किया जाए। अगर कोई लॉ आप समझते हैं कि वो प्रॉब्लम करता है या वो कमज़ोर है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। इसी तरह से और दीगर इसमें प्रॉब्लम है। जो शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त जराइम के हवाले से, वो है गैर कानूनी हथियार और मंशियात। ये तमाम इदारों को ये चीज़ें मालूम है कि दोनों चीज़ें यहाँ कराची में नहीं बनती, ये दोनों चीज़ें कराची से बाहर से आती हैं। तो अगर कराची के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर ही स्क्रीनिंग अगर लगा ली जाए, अगर गाड़ी को चेक करके छोड़ा जाए शहर के अंदर, तो यकीनी तौर पर इससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन उसके लिए एक जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जदीद एक्सरे मशीन्स आती हैं जो कि गाड़ियों को चेक करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन है? नहीं, यकीनी तौर पर नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ शहर में आती हैं, पैसेंजर्स आते हैं। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, कराची का हब रिवर रोड, ये 3 मेन एंट्री पॉइंट है कराची के। तो यकीनी तौर पर हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन नहीं है। तो इससे पहले एक जिम्मेदारी आयद होती है इंटेलिजेंस नेटवर्क की। तो पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, अगर वो फ़ाल होगा तो यकीनी तौर पर जो है वो उनको मालूम होगा कि किस गाड़ी में वेपन जा रहा है, किस गाड़ी में नारकोटिक्स जा रहा है, किस गाड़ी में एक्सप्लोजिव जा रहा है। अगर वो पेशगी इतला दे देंगे तो यकीनी तौर पर उन चीज़ों को रोकथाम में बहुत मदद मिलेगी और इस शहर को जो है वो तबाही से कम बचाया जा सकेगा। या ये जो इस वक्त सिचुएशन है कि स्ट्रीट क्रिमिनल किसी भी शहरी को जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं मार के चले जाते हैं, उस सूरत हाल पर काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी। राहिल सलमान, बहुत शुक्रिया। आप राहिल सलमान जिस वक्त बात कर रहे थे, देख भी सकते हैं कि कराची में किसी भी वक्त रौनक होती है, रोशनियाँ होती हैं, और इस शहर की रोशनी और रौनक की तो मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर में अमन और सुकून की मिसाल नहीं दी जा सकती दुनिया में कहीं पे भी। राहिल सलमान ने बहुत ही अहम मालूमात और नुक्ते सामने रखे हैं। जब तक हुक्मरान और इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी या इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, मसले का हल नहीं निकल सकेगा। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत से अहम केसेस की समाअत कर रही है और चीफ जस्टिस जजेस के खत के मामले में फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दे चुके हैं। मगर इस वक्त चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजेस की तादाद 14 है और अभी 3 जजेस की तैनाती होनी है। इस हवाले से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायजीज़ा को खत लिखा है और इस खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर,
जस्टिस जाय आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी भेजी है। अहम बात यह है कि जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 15 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा। ख़त के मुताबिक ये कहा कि वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में जजेस की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी के सिलसिले में भारी दिल और मायूसी के एहसास के साथ ये ख़त लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियाँ थीं लेकिन सिर्फ एक खाली जगह को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को तैनात करके पुर किया गया। बहुत मायूसी हुई जब उन्हें यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज मुकर्रर किया गया था और वो भी आपके अपने सूबे से किया गया। इस हकीकत के बावजूद कि 4 आसामियाँ थीं, ख़त के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो अपने भाई जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लिए वाकई खुश हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों की दस्तयाबी के बावजूद उनकी उम्मीदवारी पर गौर क्यों नहीं किया गया। जस्टिस इब्राहिम ने कहा है कि वो पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में दूसरे सबसे सीनियर चीफ जस्टिस हैं। वो पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी रुकन हैं। उनकी तवक्को जायज़ थी कि उनका नाम कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले जजेस की फहरिस्त में शामिल होगा। ख़त के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर वो कमीशन के ज़रिए मुनासिब अमल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के लायक ना पाए जाते तो वो जुडिशल कमीशन के फैसले को खुशी से कबूल कर लेते। केसेस के बड़े बैकलॉग को देखते हुए उन्होंने सोचा कि आप ना सिर्फ पुरजोश होंगे बल्कि खाली आसामियों को फौरी तौर पर पुर करने का ख़ुद को पाबंद भी महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर जब इस मुल्क के शहरी फौरी इंसाफ से ख़ुद को महरूम तसव्वुर करते हैं। टैक्स दहिंदगान जो हमारी तनख्वाहों की अदायगी करते हैं वो तवक्को करते हैं कि खाली आसामियाँ फौरी तौर पर पुर की जाए ताकि अदालत पूरी ताकत से काम कर सके और इंसाफ फराहम कर सके। सिर्फ एक शख्स की तकर्री के फैसले ने उन्हें उलझन में डाल दिया है और वो इसके हकीकी जवाबात तलाश कर रहे हैं। जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि वो खाली आसामियों को ना पुर करने की माकूल वजूहात के बारे में सोचते रहे हैं लेकिन कोई मंतकी और कायल करने वाली वजह उनके जहन में नहीं आ सकी। अपने ख़त में जस्टिस इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जुलाई 2022 को लिखे गए ख़त का मतन भी शामिल किया है, जिसमें लिखा था कि तमाम तैनातियाँ पहले से तय करदा गैर मुतासिब मायार पर आइन के मुताबिक होनी चाहिए जिसमें कहीं भी तरफदारी का अंसर ना हो। चीफ जस्टिस ने इम्तियाज़ करते हुए बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के नामों पर गौर भी नहीं किया। उसके बाद जस्टिस इब्राहिम खान ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का काम पेचीदा होता है और इसके कई पहलू होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ों पर गौर किया जाता है जो दूसरों को समझ ना आती हों, लेकिन शफाफियत और इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने अदालती निज़ाम पर एतमाद करते हुए वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने सिर्फ मेरे साथी जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान को तैनात किया जबकि 3 मज़ीद आसामियाँ खाली थीं और अभी भी हैं और किसी और को इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया। ये बात समझ से बालातर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जजेस हैं जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जजेस हैं। इन दोनों सूबों का किसी भी तरह का मवाजना किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और आसामी बनती थी और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीट्स की अलॉटमेंट तनासुब से हटकर है जिसकी वजह से सूबों में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी तौर पर अदम इत्मीनान बढ़ रहा है। बदकिस्मती से मेरे ऐसे कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं हैं जो ऐसी तकरीरों में किरदार अदा करते। अपने हक़ में वकालत और लॉबिंग की कमी को उनके मेरिट और इंसाफ की पासदारी के लिए कोशिशों पर फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। और जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हूँ कि मैं ये हक़ाइक़ आपके मुअज़्ज़ज़ जजेस और अपने आला इदारे के सामने रखूँ। ख़त के मुताबिक जस्टिस इब्राहिम ने लिखा कि उनका इस ख़त को लिखने का मकसद ये नहीं है कि वो इस फैसले को चैलेंज करें बल्कि इसका मकसद वजाहत और यकीन दहानी हासिल करना है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे में मेरिट, इंसाफ और मौक़े तक मसावी रसाई की पासदारी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन है कि आप मेरे इस ख़त को मेरे ख़िलाफ़ मनफी तौर पर नहीं लेंगे क्योंकि आप ख़ुद भी मनमानी, इम्तियाज़ी सलूक और तरफदारी के ख़िलाफ़ लिख चुके हैं। जस्टिस इब्राहिम का मौक़िफ़ है कि वो अपनी आइनी ड्यूटी के लिए पुरज़्म है और इस उम्मीद के साथ कोशिशों और शराकत को मद्देनज़र रखा जाएगा और अल्लाह की तरफ से इसका सिला दिया जाएगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये ख़त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले लिखा है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।